Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक टॉपिक करने जा रहे हैं, राग वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बताया गया है कि रागों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब हुआ रागों का वर्गीकरण, और अलग अलग समय में जो राग वर्गीकरण किस नाम से जाना गया। तो आज हम ये रागों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी। तो रागों के वर्गीकरण की परंपरा प्राचीन काल से, प्राचीन काल का मतलब है पुराने समय से ही आरंभ हो गई थी। सभी संगीतकार अपने अपने ढंग से रागों का वर्गीकरण करते थे, मतलब अपने अपने ढंग से उन्होंने रागों का वर्गीकरण किया। किसी ने जाति के हिसाब से रागों का वर्गीकरण किया, किसी ने ग्राम के आधार पर किया। तो अलग अलग समय में अलग अलग नाम से वर्गीकरण किया गया। रागों के वर्गीकरण का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि संगीतकार शास्त्रीय संगीत होता है क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के रागों को और अधिक एवं स्पष्ट रूप से समझना चाहते थे, मतलब अच्छे ढंग से समझना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे हर बात को, और उनकी संख्या भी निर्धारण करना चाहते थे, मतलब संख्या के बारे में भी एक फिक्स संख्या निर्धारित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 18 जातियों का वर्णन किया। भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र, उस ग्रंथ में भरत मुनि ने 18 जातियों का वर्णन किया। और पंडित लोचन ने अपने उन्होंने ग्रंथ लिखा राग तरंगणी। राग तरंगणी में रागों की संख्या को 16,000 बताया। सभी संगीतकारों ने रागों का वर्गीकरण अपने अपने तरीके से किया, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसे आधुनिक संगीतकार भी मानते हैं। मतलब प्रत्येक समय में जैसे जैसे समय चेंज होता गया, संगीतकारों ने अलग अलग नाम से या अलग अलग तरीके से रागों का वर्गीकरण किया। सबसे पहला इसमें है जाति राग वर्गीकरण, मतलब जाति के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया गया। इस जाति राग वर्गीकरण में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, जैसे ऊपर बताया है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 18 जातियों का वर्णन किया। जैसे आपको आधुनिक समय में बताया है कि 3 जातियां होती हैं रागों की, ओडव, शाडव और संपूर्ण। तो ऐसे पुराने समय में क्या था, भरत मुनि ने अब सबसे पहले 18 जातियों का वर्णन किया। प्राचीन समय में जाति स्वर और वर्णों से युक्त होती थी, मतलब पुराने समय में जो जाति, जैसे आजकल के समय में राग हैं स्वर और वर्णों से युक्त, तो प्राचीन समय में जाति स्वर और वर्ण से युक्त होती थी। जिस प्रकार आधुनिक समय में राग गायन प्रसार में है, उसी प्रकार प्राचीन समय में जाति गायन प्रसार में था, अर्थात जाति ही राग थी। मतलब जाति जो आजकल के समय में राग है, प्राचीन समय में उस जाति को राग की जगह मिली हुई थी, मतलब जाति ही राग थी। और आधुनिक संगीतकार, आजकल के समय में जो संगीतकार हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और आपको ये बता दिया गया है कि जो आज की संगीत प्रणाली चल रही है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की बताई हुई है। आधुनिक समय में आधुनिक संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने राग की मुख्य 3 जातियां बताई, जो आपको बताई गई है, जिसे उन्होंने ओडव, शाडव, संपूर्ण का। ओडव मतलब 5 स्वर, शाडव मतलब 6 स्वर और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। प्रत्येक मुख्य जाति 3 अन्य जातियों का निर्माण करती है, ये भी आपको बताया गया है। जैसे ओडव की भी आगे 3 हो जाती हैं, 3 जातियां, शाडव की भी 3, संपूर्ण की भी 3, 3 3 3। तो प्रत्येक मुख्य जाति 3 अन्य जातियों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जातियों की कुल संख्या 9 कही गई। राग चाहे कोई भी हो, उस राग की जाति इन्हीं 9 जाति में से एक होगी, मतलब कोई भी हो उस राग की जाति इन्हीं 9 जातियों में से होगी। जैसे कि आपने राग किए हैं तो उसमें बताया जाता है जाति ओडव शाडव, ओडव संपूर्ण, ओडव ओडव, तो ऐसे है, प्रत्येक जाति का निर्माण होता है। उसके बाद है अगला पॉइंट, ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम राग वर्गीकरण में क्या है कि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 ग्रामों
जैसे आपको बताया गया षडज ग्राम, मध्यम और गंधार। ग्राम का मीनिंग बताया गया आपको कि ग्राम मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गांव, कि गांव किसे कहा जाता है, जहां लोगों का समूह आपस में मिलजुल कर रहता है, वो ग्राम कहलाता है। लेकिन संगीत के अंदर ग्राम बन गया जहां स्वरों का समूह होता है, वो ग्राम है। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 ग्रामों षडज, मध्यम और गंधार ग्राम का वर्णन किया, और उन्होंने गंधार ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम भी कहा, क्योंकि उनका कहना था कि गंधार ग्राम जो है इसका प्रयोग देवी देवता ज्यादा करते थे, और इसको धरती पे लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। जब देवी देवता धरती पर आए थे तो वो इस गंधार ग्राम को अपने साथ लेके आए थे, और जब वो इस धरती से वापस गए तो इस ग्राम को अपने साथ ले गए। तो इसलिए गंधार ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम भी कहा जाता है। और षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रयोग करके, मतलब भरत मुनि ने गंधार ग्राम, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रयोग करके 11 जातियां कही, जिन्हें गायन में भी प्रयोग किया। इसके पश्चात मतंग मुनि, एक मतंग मुनि हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मदेशी में सर्वप्रथम ग्राम राग शब्द का प्रयोग किया और ग्राम रागों की संख्या 30 बताई। इन ग्राम रागों को उन्होंने 5 गीतियों में विभाजित किया। गीतियां जैसे आगे पार्ट्स बना दिए, उसमें डिवाइड कर दिया, जिनके नाम थे, 5 गीतियों के नाम थे शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर और साधारण। इन गीतियों का प्रयोग, ये जो 5 गीतियां थी, शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर और साधारण, इन गीतियों का प्रयोग गायन में होता था। और ग्राम राग ही आधुनिक समय में, मतलब जो ग्राम राग है, जैसे जैसे समय पर चेंज हुआ, ये जो ग्राम राग है यही आधुनिक समय में रागों के नाम से, मतलब इन्हीं का नाम चेंज करके आधुनिक समय में राग रख दिया गया। ग्राम राग ही आधुनिक समय में रागों के नाम से विकसित हुए। आगे है मेल राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण, इसके बारे में बताया गया है कि मेल जो है अति प्राचीन शब्द है, जिसे आधुनिक समय में थाट के नाम से जाना जाता है। मतलब मेल शब्द अति प्राचीन शब्द है, जैसे जिसे आधुनिक समय में थाट के नाम से। थाट क्या होता है? जो रागों को जन्म देते हैं। आधुनिक समय में थाट बोलते हैं, मतलब थाट और मेल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पुराने समय में इसको मेल बोल दिया जाता था, और आधुनिक समय में थाट, मतलब सेम है कि असल में यह जो मेल शब्द है ये थाट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मतलब मेल और थाट, चाहे मेल की, इन दोनों की डेफिनेशन सेम है। प्राचीन समय में मेल बोल देते थे, आजकल के समय में इसी को थाट बोल देते हैं, जो रागों को जन्म देते हैं। परंतु मेल की संख्या को लेकर संगीतकारों में मतभेद जरूर था, कि कुछ कहते थे कि इनकी संख्या इतनी है, और जैसे आजकल के समय में कहते हैं कि थाट 10 हैं। तो ऐसे ही मेल की संख्या को लेकर भी, पुराने समय थाट का नाम मेल था, तो इनकी संख्या को लेकर भी संगीतकारों में मतभेद था। लेकिन सहमति यह थी कि प्रत्येक राग का जन्म मेल अर्थात थाट से होता है। मतलब मेलों की संख्या को लेकर मतभेद था, लेकिन बाद में सहमति सबके अंदर ये थी कि जो राग का जन्म होता है वो मेल से होता है, अर्थात आधुनिक समय में जिसे थाट कहा जाता है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार आधुनिक समय में थाटों की संख्या 10 है। जैसे आपको बताया है कि थाट जो कि रागों को जन्म देते हैं उनकी संख्या 10 है, और सभी रागों की उत्पत्ति थाट से होती है। आप जितने भी राग करते हो तो सबसे पहले उसका थाट बताया जाता है कि इस राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। पुराने समय में मेल की संख्या को लेकर मतभेद था, लेकिन आधुनिक समय में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्लियर कर दिया कि मेल अर्थात थाटों की संख्या 10 है, और सभी रागों की उत्पत्ति थाट से ही होती है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे। थैंक यू।